इतिहास को पढ़ने के पहले मानव की उत्पत्ति और मानव के उद्भव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मानव के विकास को, मानव के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले उसके उद्भव और उत्पत्ति को समझना जरूरी है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और यहीं से एंशिएंट हिस्ट्री का बेस तैयार होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कॉन्शियस हो के आप जुड़े। अगर ये सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते गए तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, और सब इंटरलिंक है। देखिए, हिस्ट्री टफ क्यों हो जाता है? हिस्ट्री टफ इसलिए हो जाता है कि टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं फैक्ट को एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं। अगर आप लिंक करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो सारे फैक्ट और कंसेप्ट आपके होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। अगर इंटरलिंक नहीं करेंगे तो हिस्ट्री वहीं की वहीं रह जाएगी, और वो जो कहावत बनी हुई है कि हिस्ट्री बहुत टफ होता है, इसमें फैक्ट याद करने होते हैं, तो वही चीज़ें चरितार्थ होगी। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप इस सेशन से जुड़े और इंटरलिंक को समझे, कैसे पीछे का फैक्ट जो है आगे वाले से इंटरलिंक है। इसी पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मानव की उत्पत्ति और विकास। हमने देखा था कि भूगोलिक संरचना में महाकल्प पूरे भू ज्योग्राफी को, यानी भूगर्भिक संरचना को महाकल्प में बांटे थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 5 महाकल्प को फिर हम लोग युग में बांटे, इपोच, और इपोच को पीरियड में बांटे। ठीक है, जिनकी संख्या क्रमशः महाकल्प की 5, युग की 4 और पीरियड की कितनी? 18 थी। ठीक है, जिसमें महाकल्पों की संख्या जो थी 5, उसके नाम क्रमशः हैं प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल सही बता रहा है, 5, 4 और 18। प्री पैलियोजोइक, मैंने कहा महाकल्प की संख्या 5 थे और 5 हैं, उनका नाम क्रमशः है प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, सीनोजोइक हम लोग देख रहे हैं कि सीनोजोइक एरा में क्या हुआ? प्राइमेट की उत्पत्ति हुई, और वहीं से मानव की उत्पत्ति और विकास का क्रम शुरू होता है। इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होता है मानव की उत्पत्ति और विकास। इसमें देखेंगे मानव की उत्पत्ति जो है ये आपको टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में, टर्सरी युग के कहाँ? प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हो रही है, और यहीं से मानव विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है। टर्सरी युग या तृतीय युग भी कहते हैं इसको। ठीक है, टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हो रही है एक प्राइमेट के रूप में। मैंने कहा टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हो रही है किसमें? एक प्राइमेट के रूप में, और यह प्राइमेट जो है स्तनधारियों का समूह है। ठीक है, प्राइमेट स्तनधारियों का समूह है जिसमें क्रमशः इतने प्रकार के जंतु, जानवर होते हैं। ठीक है, जीव होते हैं, उसको देखेंगे। प्राइमेट स्तनधारियों का समूह है जिसमें 6 प्रकार के जीव होते हैं। पहला है कपी या बानर, पहला हमने कहा पहला है कपी या बानर, दूसरा लंगूर, तीसरा गोरिल्ला, चौथा चिंपांजी, पांचवा औरंगटन और छठा छुछंदर। ठीक है, देखिएगा प्राइमेट क्या है? स्तनधारियों का समूह है। इसमें इतने तरह के जंतु हैं, जिसमें है पहला कपी या बानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी और छुछंदर। आप याद करेंगे प्राइमेट समूह जो स्तनधारियों का समूह है,
प्राइमेट जो है स्तनधारियों का समूह है, इसमें इतने तरह के जीव हैं। पहला है कपी या बानर, दूसरा है लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटन, छछूंदर। आगे देखेंगे कि कपी या बानर जो है समय, परिस्थिति, स्थिति और काल के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करता है और बाकी के जो जीव हैं एज इट इज रह जाते हैं, इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये आज भी इसी रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मानव अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलता है। कपी या बानर जो होता है ये अपने परिस्थिति और समय के हिसाब से अपने आप को बदलता है। सर, लंगूर को कोई ही ओरंगटन बोलते हैं क्या? ओरंगटन क्या है? देखिए, ओरंगटन इसी समूह का एक जीव है। जैसे मैंने बताया, प्राइमेट समूह में इतने जीव होते हैं जो स्तनधारी हैं: कपी, बानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटन और छछूंदर। ठीक है, ये सारे अपने देश में अपने यहाँ पाए जाते हैं और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, सब इसी समूह के जीव हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा प्राइमेट स्तनधारियों का समूह है और इसी प्राइमेट समूह में इतने तरह के जीव हैं। जिसमें पहला जीव कपी या बानर है। कपी या बानर जो है ये समय के हिसाब से अपने में परिवर्तित करता है। ठीक है, और मानव के विकास क्रम में आगे बढ़ता है। मानव का यही कपी और बानर का जो समूह होता है उसका नाम पहला रामापिथेकस था और यह 2 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका के घने जंगलों में, मैंने कहा कपी या बानर नाम का जो समूह था उसका नाम रामापिथेकस था और यह अफ्रीका के घने जंगलों में रहता था और इसकी ऊंचाई 3 से 4 फुट थी और यह लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका के घने जंगलों में पाया गया। आगे देखेंगे, रामापिथेकस समूह का जो कपी था इसके 2 भाग हुए। एक भाग इसका मैदानी भागों में आया, जंगल से निकल करके कहाँ आया? मैदानी भागों में, और दूसरा जंगल में ही रह गया। ठीक है, दूसरा जो जंगल में रहा वो महाकपी कहलाया। मैंने कहा रामापिथेकस समूह का कपी जो था उसके 2 भाग हुए, 2 समूह हुए। एक भाग मैदानी भागों में आकर के विकास किया और दूसरा कहाँ? जंगल में रह गया। जंगल में रह गया तो वो अपने आप में परिवर्तित नहीं किया, इसलिए उसको महाकपी कहते हैं। और दूसरा समूह जो मैदानी भागों में आया तो मैदानी भागों के अनुरूप अपने शारीरिक संरचना में उसने विकास किया, परिवर्तित किया और जो मैदानी भागों में आया वो क्या कहलाया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि रामापिथेकस समूह का कपी 2 भागों में हुआ, उसका समूह 2 भागों में बटा। एक मैदानी भागों में आया और दूसरा जंगल में रह गया। जंगल में रहा वो महाकपी कहलाया और दूसरा जो जंगल से बाहर अर्थात मैदानी भागों में आया वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाया। अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस का समय 55 से 15 लाख वर्ष पूर्व का है। 55 से 15 लाख वर्ष पूर्व का ऑस्ट्रेलोपिथेकस का समय है और इसी को जो रामापिथेकस का पहला समूह मैदानी भागों में आकर के विकास किया उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं और इसी को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। मैंने कहा रामापिथेकस का समूह जो पहला भाग मैदानी भागों में आकर के विकास किया
उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, और इसी को मानव का आदि पूर्वज। प्रश्न यहाँ से अक्सर बन जाते हैं और पूछा जाता है कि मानव का आदि पूर्वज कौन था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए आपसे मानव का आदि पूर्वज कौन था तो किस पे जाएंगे? आप आंसर देंगे आदि पूर्वज कौन था? मानव का आदि पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, और यहीं से मानव के विकास क्रम की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रियंका कुमारी बता रही हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पंकज बता रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज इसलिए कहते हैं कि यहीं से मानव के विकास क्रम की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, मानवीय गुण इसमें आने लगते हैं, इसलिए इसको मानव का आदि पूर्वज कहते हैं, और यहीं से मानव का विकास क्रम की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, अर्थात उसके विकास में निरंतरता आती है और समय के हिसाब से अपने आप में विकास करता है। यहीं पे देखेंगे इस मानव का अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क की क्षमता थी वो 400 सीसी थी। आपको पता है कि मानव के मस्तिष्क की क्षमता किसमें? सीसी में मापी जाती है, अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क की क्षमता कितनी थी? 400 सीसी। इसी में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की मस्तिष्क की क्षमता थी 400 सीसी। यहीं पे नेक्स्ट फैक्ट है, आपको दिखा दूं मैं। रेमंड डॉर्ट महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। रेमंड डॉर्ट महोदय ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टॉग में चूने के खान में मानव की खोपड़ी मिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बिल्कुल सही, ये आधुनिक मानव की कैपेसिटी आप बता रहे हैं, मैं आदि मानव के मस्तिष्क की कैपेसिटी की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ हमने कहा, पूछता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का प्राथमिक साक्ष्य, पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप देखेंगे रेमंड डॉर्ट महोदय ने 1924 ईस्वी में अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टॉग में चूने के खान में इस मानव के खोपड़ी की साक्ष्य प्राप्त की। अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव का आदि पूर्वज था, इसका खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ मिला? अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टॉग में चूने के खान में मानव की खोपड़ी मिली। ठीक है, इसी सीरीज में अगला मानव आता है। जब विकास करता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो दूसरे सीरीज में होमो हेबिलस हो जाता है, होमो हेबिलस, अर्थात इसका नाम परिवर्तित हो करके क्या हो जाता है? होमो हेबिलस, और इसका समय होता है 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व, अर्थात इसका अर्थ होता है होमो। आप समझने का प्रयास करेंगे, होमो का अर्थ क्या हो गया? मानव। हेबिलस का अर्थ हो गया कारीगर, अर्थात इसको हाथ वाला मानव या कारीगर मानव कह सकते हैं, क्योंकि होमो हेबिलस ने ही प्रथम बार अपने हाथों का प्रयोग किया। मैं कह रहा हूं
हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं होमो हेबिलस को, अर्थात होमो हेबिलस का अर्थ होता है हाथ वाला मानव, क्योंकि इसने पहली बार अपने हाथों का खुले तौर पर प्रयोग किया और इसने ही अपने हाथों से पसान का उपकरण बनाया, पसान को तराश करके उसका उपकरण बनाया, अर्थात इसी को कारीगर मानव कहते हैं। प्रथम बार इसने पत्थर के टुकड़ों को तोड़कर और इन्हें तराश कर औजार के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, दूसरे सीरीज में पहला कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद आता है होमो हेबिलस। होमो हेबिलस का अर्थ क्या हुआ? हाथ वाला मानव, कारीगर मानव, अर्थात इसने ही पहली बार पत्थर को तोड़ करके या तराश कर उसने औजार के रूप में प्रयोग किया, अर्थात जो पहले उसके पैर हुआ करते थे उस पैर को खुले तौर पर हाथ के रूप में प्रयोग किया, जिसे होमो हेबिलस कहते हैं। अर्थात इसी मानव से टेक्नोलॉजी का विकास माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि किस मानव समूह से आधुनिक काल में टेक्नोलॉजी के विकास की शुरुआत कह सकते हैं, अर्थात होमो हेबिलस पर आप जाएंगे, क्योंकि होमो हेबिलस ने पहली बार खुले हाथ का प्रयोग किया और इसलिए उसे कारीगर मानव भी कहते हैं। कारीगर मानव इसलिए कहते हैं कि उसने पत्थर को तराश कर, तोड़कर उससे औजार बनाया। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने होमो हेबिलस देखा। होमो हेबिलस के बाद आता है हिडलस। हिडलस आता है और इसकी उत्पत्ति यूरोप में, इसका विकास जो है यूरोप में हुआ और ये विकसित हुआ और इसकी प्रजाति जो थी वो जल्दी ही विलुप्त हो गई, इसलिए इसके विकास के क्रम में इसकी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन सीरीज में आप याद रखेंगे, पहले कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हेबिलस, होमो हेबिलस के बाद आता है हिडलस मानव। और हिडलस मानव की उत्पत्ति कहाँ है? आपको यूरोप में विकास किया और जल्दी ही खत्म हो गया। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, अर्थात पहला कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा होमो हेबिलस, उसके बाद हिडलस के बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का आप देखेंगे कि होमो इरेक्टस का दो भाग होता है, दो समूह होता है। एक है जिसको जावा मानव कहते हैं और दूसरे को पीकिंग मानव भी कहते हैं। होमो इरेक्टस के दो समूह होते हैं, पहले को जावा मानव और दूसरे को पीकिंग मानव कहा जाता है। जावा मानव जावा मानव जो था ये नरभक्षी था, अर्थात अपने ही समूह के लोगों को मार करके खा जाता था। ठीक है, इसलिए अक्सर प्रश्न बन जाता है कि कौन सा मानव नरभक्षी था। विकास के क्रम में जब मानव विकसित हो रहा था तो उसके किस समूह ने अपने ही समूह के लोगों को मार करके खाया, अर्थात होमो इरेक्टस का जो समूह जावा मानव था यह क्या था? नरभक्षी था। इसी को पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखेंगे, होमो इरेक्टस का समूह कौन था? जावा मानव, और जावा मानव को ही पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, मैंने कहा पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस मानव को पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जानते हैं, अर्थात होमो इरेक्टस का जो समूह जावा मानव था,
जावा मानव को पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया, यह जो था इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिलिल ग्राम में पाया गया। ठीक है, यह जावा मानव था जिसको पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जानते हैं। इसका विकास इंडोनेशिया के जावा द्वीप में हुआ। आप लिंक करेंगे जावा मानव का विकास कहाँ हुआ? जावा द्वीप में। जावा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में। आप कोशिश करेंगे याद का कि जावा द्वीप में जावा मानव की उत्पत्ति कहाँ मिलती है? जावा द्वीप में। और जावा द्वीप में जावा मानव की उत्पत्ति होती है, उसका साक्ष्य मिलता है। और इसलिए जावा मानव को क्या पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। और यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसके उपस्थिति की साक्ष्य मिलती है। फिर आगे देखेंगे इसी क्रम में इसकी विशेषताएं। इसने पत्थर के हस्त कुठार के निर्माण में तथा अग्नि के आविष्कार में इसका श्रेय है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जावा मानव का विकास कहाँ हुआ? जावा द्वीप में। और इसी को पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। और इसी ने जावा मानव ने ही पत्थर से हस्त कुठार का निर्माण। हस्त कुठार आप याद रखेंगे, किस मानव ने हस्त कुठार का निर्माण किया? जावा मानव ने। और इसी को अग्नि का, आग के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है जावा मानव को। इसी का होमो इरेक्टस का दूसरा भाग है पिकिंग मानव। पिकिंग मानव भी नरभक्षी कपी था, ये भी नरभक्षी था। अर्थात होमो इरेक्टस के दोनों भाग, दोनों समूह क्या थे? सर साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, साउंड में प्रॉब्लम है क्या? साउंड आप चेक करेंगे। बच्चों का कमेंट आ रहा है साउंड में प्रॉब्लम है, साउंड ठीक से नहीं आ रहा है। आप साउंड चेक करेंगे, आप कमेंट करेंगे सर साउंड ठीक है, आप कमेंट करेंगे। आवाजें आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक जा रही है? ओके, पंकज कुमार बता रहे हैं ठीक है। चलिए, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं मानव को, अर्थात होमो इरेक्टस के दो समूह थे। पहला कौन था? जावा मानव, और दूसरा पिकिंग मानव। हमने कहा जावा मानव और पिकिंग मानव दोनों नरभक्षी थे। और जावा मानव को पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जावा मानव को जानते हैं। और यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में इसके अवशेष मिलते हैं। और इसी ने जावा मानव ने हस्त कुठार का निर्माण किया। और इसी को अग्नि के आविष्कार का श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पिकिंग मानव। इसका दूसरा समूह जो था पिकिंग मानव, इसको नरभक्षी समूह भी कहते हैं, नरभक्षी मानव था। और इसके लगभग 40 अस्थि पंजर बीजिंग में मिले हैं, बीजिंग के पिकिंग शहर में। ठीक है, आप याद रखेंगे पिकिंग, बीजिंग के पिकिंग शहर में पिकिंग मानव का, और जावा द्वीप में जावा मानव का। याद रखने की कोशिश करेंगे, लिंक करेंगे। जावा मानव का साक्ष्य कहाँ से? जावा द्वीप में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। और पिकिंग मानव का बीजिंग के पिकिंग शहर में। जावा मानव के, पिकिंग मानव के 40 अस्थि पंजर, अर्थात उसके अस्थि पंजर 40 अस्थि पंजर के साथ बीजिंग से मिले हैं। किसके? पिकिंग मानव के। और इसी ने हाथ का खुलकर प्रयोग किया। आप देखेंगे कि पिकिंग मानव जो है हाथ का अपने जैसे हम लोग आज उपयोग करते हैं, इसने हाथ का खुलकर प्रयोग किया। अर्थात होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का अर्थ होता है
इसने पूरी तरह से अपने को इरेक्ट कर लिया। अर्थात आप देखेंगे जब मानव विकास कर रहा था तो इस तरह था, अर्थात वो चारों जो आगे के जो हाथ थे उसको भी पैर के रूप में प्रयोग किया। फिर धीरे धीरे समय परिस्थिति के हिसाब से ये अपने को इरेक्ट किया और जो ये था होमो इरेक्टस, ये पूर्ण रूप से इरेक्ट हो गया और अपने हाथों का प्रयोग करने लगा। जो पहले पैर के रूप में होता था उसको खुले रूप में अपने हाथों का प्रयोग करने लगा। कौन? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पूरी रूप से इरेक्ट हो गया, अर्थात खड़ा हो गया, और इसी ने अपने हाथों का खुलकर प्रयोग किया, इसलिए इसको होमो इरेक्टस कहते हैं। आप याद रखेंगे, होमो इरेक्टस पहली बार अपने हाथों का प्रयोग किया, खुले हाथों का प्रयोग किया। और इसी के दो समूह हैं, जावा मानव जिसको पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जानते हैं, और इसका साक्ष्य जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में मिलता है। और जावा मानव ने हस्त कुठार का निर्माण किया और अग्नि का प्रयोग किया। इसके साथ ही दूसरा समूह जो पिकिंग मानव है, इसका ये भी नरभक्षी था और इसके 40 अस्थि पंजर बीजिंग के पिकिंग शहर में मिले हैं और यहीं खुले हाथ का प्रयोग किया। नेक्स्ट अगले पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पिकिंग मानव को ही आप याद रखेंगे, पिकिंग मानव को ही पिकिंग मानव को सीनोथ्रोपस इरेक्टस, जावा मानव को क्या कहें? पिकिंग मानव को सीनोथ्रोपस इरेक्टस मानव के नाम से जानते हैं। सीनोथ्रोपस इरेक्टस आप याद रखेंगे, जावा पिकिंग मानव को सीनोथ्रोपस इरेक्टस। इसके अगली कड़ी है निएंडरथल मानव। ठीक है, निएंडरथल मानव बिल्कुल। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निएंडरथल मानव के तरफ बढ़ते हैं। निएंडरथल मानव जो था, इसकी अगली कड़ी में यह जर्मनी के निएंडर नदी घाटी, ये याद रखेंगे, निएंडरथल मानव जर्मनी के निएंडर। प्रियंका सिंह बता रही हैं सेजल ऑस्ट्रोपिथेकस, बिल्कुल सही। चलिए और बताइए, और लोग जुड़िए और आंसर बताइए। ओनिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस बता रहे हैं, पंकज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अमन बिल्कुल, सुषमा बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए इसी तरह जुड़े रहिए। हमने कहा मानव का आदि पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसी सीरीज में देखेंगे मानव का आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस को क्या कहते हैं? आधुनिक मानव। अर्थात हम लोगों के समूह में ये कौन है? होमोसेपियंस, जिसको आधुनिक मानव कहते हैं। और यही आधुनिक मानव उच्च पूरा पाषाण काल में पाया गया। होमोसेपियंस जो है यह उच्च पूरा पाषाण काल में पाया गया और इसकी मस्तिष्क क्षमता बाकी पीछे के जितने विकास क्रम में जो थे मानव, उनके अपेक्षा अधिक थी। इनकी मस्तिष्क क्षमता औरों के अपेक्षा अधिक थी, अर्थात 1200 से 2000 सीसी मस्तिष्क क्षमता इनकी होती है। अर्थात देखेंगे होमोसेपियंस आ करके अपने विकास क्रम में एक आधुनिक मानव के रूप में स्थापित हुआ और इसकी मस्तिष्क क्षमता समय परिस्थिति के हिसाब से अधिक हो गई। अर्थात 1200 से 2000 सीसी इसकी मस्तिष्क क्षमता थी। दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि होमोसेपियंस को
कौन सा मानव कहते हैं। अर्थात आधुनिक मानव पूछा जाए आपसे कि अगर आधुनिक मानव कौन है तो होमो सेपियंस पे जाएंगे, और यह उच्च पुरापाषाण काल में पाया गया, और जिसका मस्तिष्क क्षमता कितनी थी, 1200 से 2000। आप बताएंगे कि मानव का जब विकास क्रम में आगे बढ़ा तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन था, आदि पूर्वज। इसके बाद इसका सीरीज क्या है आप बताएंगे, सीरीज का नाम बताएंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था मानव का आदि पूर्वज था, और आधुनिक मानव तक आते आते इसके सीरीज क्या है, सीरीज बताएंगे आप लोग, पास करेंगे, आंसर पास करेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लेकर के होमो सेपियंस तक सीरीज क्या है, सीरीज क्या है आप बताएंगे, क्योंकि यही सीरीज पूछ लिया जाता है। ऑप्शन बनेगा ए बी सी डी, और ये सीरीज दिए जाएंगे, सीरीज सीक्वेंस में भी होंगे और आगे पीछे भी हो जाएंगे, इसलिए सीरीज याद रखना जरूरी है। मैं पूछ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि पूर्वज था, यहाँ से शुरू हो करके होमो सेपियंस तक आया, होमो सेपियंस, ये सीरीज क्या है, सीरीज बताएंगे आप लोग, सीरीज बताएंगे, सीरीज बताएंगे। चलिए मैं बता रहा हूं, याद रखेंगे, याद करेंगे मेरे साथ। पहला कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या कहते हैं, आदि पूर्वज। मानव का आदि पूर्वज कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद कौन आया, होमो हेबिलस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, उसके बाद आया हिडलस के बाद आया होमो इरेक्टस। हिडलस के बाद कौन आया, होमो इरेक्टस के बाद कौन आया, निएंडरथल के बाद कौन आया, क्रोमैग्लन के बाद होमो सेपियंस। आप मेरे साथ याद करेंगे, बोलेंगे पहला आदि पूर्वज कौन है, आदि पूर्वज कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हेबिलस के बाद हिडलस के बाद होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल के बाद क्रोमैग्लन, और क्रोमैग्लन के बाद होमो सेपियंस। ठीक है, सीक्वेंस याद हो गया। मैं ये मान के चलूं कि आप सीक्वेंस याद कर लिए हैं, बिल्कुल सही जवाब आने लगा आप लोगों की तरफ। एक और रिपीट कीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि पूर्वज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हेबिलस के बाद हिडलस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल के बाद क्रोमैग्लन के बाद होमो सेपियंस। आप याद रखेंगे, होमो सेपियंस आधुनिक मानव है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन मानव है, आदि पूर्व।